हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट इन एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रबंधन। जब हम शिक्षा के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट, और कैसे मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ मिलकर एजुकेशन मैनेजमेंट में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, हमारी जो पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे कैसे इफेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इन एजुकेशन, पहले बात आती है मैनेजमेंट इन एजुकेशन। बिफोर नोइंग मैनेजमेंट वेल, इट सीम्स नेसेसरी टू गेन नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। पहले प्रबंधन, मैनेजमेंट, व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। देयर आर थ्री पॉपुलर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तीन बेसिक मीनिंग निकल कर आते हैं मैनेजमेंट के। पहला मीनिंग है मैनेजमेंट रिफर टू अ प्रोसेस विच एम्फसाइजेस वर्किंग टुगेदर विद अदर पीपल। दूसरी डेफिनेशन मीनिंग आती है मैनेजमेंट रिफर्स टू द वर्क ऑफ ऑफिसर्स under which the work of people working in the concerned enterprise is controlled। और तीसरा जो पॉइंट आता है मैनेजमेंट मीन्स ए साइंस इन विच द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, coordination, motivation and control are scientifically analyzed। Management can be explained well on the basis of definitions given by। पहले ये तीन पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट कहता है refers to emphasize working together, यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हैं जब आपस में मिलकर सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हैं, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो हमारा मैनेजमेंट कहला रहा है। दूसरा रिफर टू वर्क ऑफ ऑफिसर अंडर विच द वर्क ऑफ पीपल, यानी कि एक लीडर है, एक कंट्रोलर है, उसके अंदर अन्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस इन विच प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, क्योंकि जो वर्ड है मैनेजमेंट वो बेसिकली बिजनेस फील्ड से ही जुड़ा हुआ है। एजुकेशन में अगर इसका कंसेप्ट देखा जाए तो बहुत लंबी हिस्ट्री इसकी निकल कर नहीं आती। तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल साइंटिफिकली, तो इसमें हमारी प्लानिंग भी हो रही है, हम ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं चीजों को, व्यक्तियों के बीच में, कंपनियों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी है, उनसे काम करने के लिए उन्हें मोटिवेशन दे भी रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं मोटिवेशन दूसरों के लिए, और कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आएंगे जो हमारे तीन पॉइंट्स मैनेजमेंट के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह सकते हैं हम, या बेसिस कह सकते हैं, जो मैनेजमेंट के लिए एक फाउंडेशन का कार्य करते हैं, या जनरल मीनिंग जो निकल कर आता है वो ये तीन पॉइंट्स हैं। इसके बाद before discussing the subject management in education, it is very important to say the word management has been used in education in India for only a few years। जैसे अभी बात हुई थी कि इसका कोई बहुत लंबा इतिहास नहीं है in terms of education field। On studying educational literature, it is known that this word has been mentioned in all the education committees formed at the national level in the field of education before and after independence। Often word administration and organization has been used। पहले जो terms use होती थी वो education administration, school administration, school organization, education organization। आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी कमीशंस हुए हैं उन्होंने एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में बात करी है। It is believed that the concept of management in the field of education has been taken from the fields of
बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस और इंडस्ट्री से निकल कर आया है एजुकेशन में. बिफोर कंसिडरिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैनेजमेंट इन एजुकेशन, इट सीम्स appropriate understand some of its definition. अब डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. पहली डेफिनेशन आती है जेम्स की. It has defined the management as follows. Management is primarily the function of planning, coordination, motivation, controlling the efforts of others to accomplish specific objectives. इसे समझते हैं कि विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब कोई एक समूह, कुछ व्यक्ति, एक या एक से ज्यादा कार्य कर रहे हैं, और कार्य भी किस हिसाब से कर रहे हैं, पहले वो प्लानिंग भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, मोटिवेशन भी है, कंट्रोलिंग भी है. सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं इसके लिए अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. वो हमारा मैनेजमेंट है. फिर बात आती है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू ट्रांसफर ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, into dynamic organization units that can perform tasks in such a way that those who are being managed are satisfied and those who are working are motivated to fulfill their commitments and maintaining high moral standards. यहां भी जो बात आ रही है अमेरिकन मैनेजमेंट की कि ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलकर एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट तैयार कर रहे हैं जो काम कर रही है बीइंग मैनेज टू सेटिस्फाई एंड दोज हु आर वर्किंग, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए और खुद जो उसमें काम कर रहे हैं वो मोटिवेशन के लिए, ताकि कमिटमेंट्स वाइल मेंटेनिंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, नए हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा सके, उन्हें मेंटेन रखा जा सके. जॉर्ज महोदय कहते हैं मैनेजमेंट इज अ स्पेशल प्रोसेस विच इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोल. यही 4 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं फिर से. बोथ आर्ट एंड साइंस आर यूज्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज, कि इसमें कला का और विज्ञान का दोनों का ही समायोजन हो सकता है एक्टिविटीज के लिए. दे आर फॉलोड इन दिस ऑर्डर टू फुलफिल प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. किसके लिए? वही पहले से हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए. हेनरी महोदय कहते हैं मैनेजमेंट इट मींस फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. कि हम फोरकास्ट कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीजों को, डायरेक्शन दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और लास्ट में कंट्रोलिंग कर रहे हैं. मतलब वही चीजें हैं कि हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पूरी प्रोसेस को हमें जो हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें प्राप्त करने का ही लास्ट गोल रहता है. राल्फ महोदय कहते हैं मैनेजमेंट मीन्स लीडरशिप एट एनी प्लेस थ्रू दिस द वर्क रिलेवेंट टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल नेसेसरी फॉर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डन. यहां भी वही बात आ रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए हम पूरा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए. फिर टेलर महोदय कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ फर्स्ट नोइंग व्हाट डू यू वांट एंड देन determining how to get that thing done by people in the best and most economic way. ये डेफिनेशन थोड़ी अलग है और समझने वाली भी है. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ फर्स्ट नोइंग. एक कला है जो प्रथम ज्ञान, जो पहली चीज हम
जानते हैं। व्हाट डू यू वांट टू डू एंड देन डिटरमाइनिंग हाउ टू गेट दैट थिंग। ये जानने के लिए कि हमें क्या चाहिए और हम उस चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दोनों चीजें आ गई है। डन बाय पीपल इन द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिक वे। किस तरीके से? सबसे सटीक, सबसे उत्तम तरीके से, और वो उत्तम तरीका के साथ क्या हो? इकोनॉमिकली भी हो, सस्ता भी हो। तो हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कम पैसों में कैसे प्राप्त करना है, ये हमारा मैनेजमेंट है। ये एजुकेशन से जुड़ रहा है अब धीरे धीरे। विल्सन महोदय कहते हैं, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस अंडर विच ह्यूमन पावर्स आर यूज्ड टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल एंड रिमेन गोल डायरेक्टेड। कि मनुष्य के अंदर जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उन्हें हम कैसे यूज करें, अपनी शक्तियों का कैसे उपयोग करें, जिससे हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो प्राप्त हों और हम उद्देश्यों के तलाश में, उद्देश्यों को प्राप्त करने के कार्य में जुटे रहें। There was a time when management was based on dictatorial principles. जो बॉस ने कह दिया वही फाइनल है, डिक्टेटरशिप चलती थी। बट नाउ इट इज बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, अब लोकतांत्रिक है। स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट। अब वर्तमान में ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंधों को प्रबंधन में मूल्य दिया जा रहा है। इन ट्रेडिशन आइडियोलॉजी, सिस्टम मीन्स प्रॉपर यूज ऑफ available means and sources. According to Scott, the ultimate objective of system is to reduce conflict. कि जब हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सिस्टम का मतलब है सोर्सेस, जो चीजें हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जो वस्तुएं हमारे पास अवेलेबल है। और इसका मेन क्या था? कन्फ्लिक्ट, जो भेद है उसे खत्म करना, विरोधाभास को खत्म करना। मार्टिन सिमंस, while working in the field of industrial system, had mentioned three major principles of system. अब सिस्टम सोर्सेज के लिए तीन मेजर प्रिंसिपल्स आए हैं। पहला है ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ ऑर्डर, जिसे हम ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द मेन assumption of this theory is that all the members of system have the ability to work and they can easily understand the instruction given. जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये बात कह रही है कि हर व्यक्ति अपने कार्य को करने की क्षमता रखता ही है, बट दीज मेंबर्स कैन नॉट इनिशिएट एनी इनिशिएटिव बाय देयर ओन, नॉर कैन दे टेक एनी डिसीजन और एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये अपना कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते, नहीं ले सकते। कोई समस्या आ जाए अपने आप से समाधान नहीं निकाल सकते, क्लासिकल थ्योरी कह रही है। These members are unable to influence the working system of the system. कि जो कार्य प्रणाली है, जो तरीका है कार्य का, उसके लिए इनको कोई राइट नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं। They just keep working like machine. एक मशीन की तरह बस काम में लगे रहते हैं। According to this theory, the teacher control every action of teaching learning process. अगर इस थ्योरी को हम एजुकेशन में यूज करें तो जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल क्लासिकल तरीका था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पूरी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर है। ही मेंटेन हिज डोमिनेंस एट द इन द क्लास, द स्टूडेंट जस्ट कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन हेल्पलेसली। जो गुरुजी ने कह दिया वही अल्टीमेट
ट्रुथ है, टीचर से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, टीचर के ऊपर कोई बात नहीं आ सकती, जो टीचर ने कहा है वही सत्य माना जा रहा है। द टीचिंग सिस्टम इज टास्क सेंटर्ड एंड टीचर कंट्रोल्ड। टास्क सेंटर्ड था यानी कार्य के ऊपर डिपेंड करता था, और कंट्रोल रहता था टोटली टीचर के हाथ में। प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास टीचिंग। इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एबिलिटीज एंड द वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट पेड एडिशन। जो सॉफ्ट स्किल्स हैं बच्चे की, इस सिस्टम में, क्लासिकल सिस्टम में बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती थी, उसे इतना मौका ही नहीं मिलता था। तो स्टूडेंट ओनली वर्क लाइक ए मशीन, कि स्टूडेंट भी एक मशीन बन गया था कि टीचर उसके अंदर ज्ञान ठूस रहा है, थोप रहा है उसके ऊपर। इन दिस सिस्टम मोर अटेंशन इज गिवन टू कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, कि इससे बच्चे का जो ज्ञानात्मक विकास था, जो कॉग्निटिव नॉलेज थी, वो तो डेवलप होती थी, ज्ञान तो डेवलप होता था, लेकिन जो बाकी एस्पेक्ट थे, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इनका डेवलपमेंट नहीं होता। बट नो अटेंशन गिवन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट। दिस सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड सिस्टम। क्लासिकल था, पुराना था, पहले से चल रहा है। बात आती है फिर सेकंड, ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी सेकंड थ्योरी कहती है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड रिलेशनशिप सेंटर्ड सिस्टम। यहां पर अब संबंध स्थापित है, जो केंद्र बिंदु है वो मानवीय संबंध है। द मेन assumption ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सिस्टम। जो कार्य करने वाले हैं उनके संबंधों, उनके इंटरेस्ट, उनकी फीलिंग, उनकी एटीट्यूड को भी ध्यान दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन सिस्टम, अब टीचर और स्टूडेंट के बारे में, आल्सो इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज एटसेट्रा ऑफ द स्टूडेंट इन दिस वे, कि जो सॉफ्ट स्किल्स थी बच्चे की, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, वैल्यूज, इंटरेस्ट, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट इफेक्ट ऑल राउंड डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास की, तो अब बच्चे का सर्वांगीण विकास के जो एस्पेक्ट्स हैं उन्हें पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन दिस सिस्टम द टीचर, फ्रेंड एक्ट एज अ फिलोसफर और गाइड। अब यहां पर टीचर की जो जिम्मेदारी हो गई, वो फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है और गाइड भी है। His main job is to educate the student, क्योंकि बच्चे का अब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। To provide equal opportunity in teaching learning process, to explain the student subject matter, the teacher use many meaningful and interesting teaching methods. नए टीचिंग मेथड्स डेवलप हो रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट डेवलप करके उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप किया जा रहा है। एंड टेक्निक्स यूज्ड, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स एज रिक्वायर्ड, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाए। इट डज नॉट एम्फेसाइज ऑन रोट लर्निंग, जो हमारा मेमोरी लेवल में था, कि अब जो एजुकेशन है वो रटने पर बल नहीं देती, चीजों को समझने में, समझकर अप्लाई करने पर बल देती है। Like the traditional theory, in this the main emphasis is given on meaningful activities like prose work and research. चिंतन, तर्क पर आधारित है वर्तमान शिक्षा। Since this system is student centered, full attention is given to the students, his mental level, his abilities and capabilities etc. जो हम बात करते हैं जनरली कि हर बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अब क्लासरूम एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। स्टूडेंट्स आर केप्ट फुली एक्टिव इन द सिस्टम, और स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्लासरूम टीचिंग में। इसके बाद बात आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न थ्योरी कहती है, दिस थ्योरी assume that all members of system have the ability to solve
प्रॉब्लम एंड टेक डिसीजन। ये पूरी तरह डेमोक्रेटिक में आ गए हैं कि हर किसी के पास क्षमता है किसी भी समस्या को, किसी भी कार्य को अपने तरीके से करने की। इन दिस थ्योरी देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज, यानी कि पहली थ्योरी और दूसरी थ्योरी का मिला जुला रूप आ रहा है। दिस इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड वर्क एंड रिलेशन सेंटर्ड सिस्टम। In this, more emphasis is given on perception and thinking of members. क्या नजरिया है, चीजों को देखने का क्या तरीका है, उसका परसेप्शन कैसा है और उसकी थिंकिंग, उसके विचार कैसे हैं, उसकी सोच कैसी है। ऑर्गेनाइजेशन। This theory is also student centered. In this teaching, the needs of the teacher and needs of द स्टूडेंट, टीचर की और स्टूडेंट दोनों की नीड्स आर टेकन केयर एंड कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश बिटवीन टीचर स्टूडेंट वर्क सिस्टम वेरिएबल्स। टीचर स्टूडेंट वर्क इन तीनों के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, द रिजल्ट ऑफ विच द स्टूडेंट इज अचीवमेंट। और रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, स्टूडेंट का अचीवमेंट। इन शॉर्ट, मैनेजमेंट मीन्स दोज एक्टिविटीज। अब जो हम क्लास कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, मैनेजमेंट मीन्स दोज एक्टिविटीज विच आर ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक एंड सीक्वेंशियल, बाय विच प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ फिजिकल and human resources are done in such a manner that the set objectives are achieved in the deeper or achieved in the best possible manner. सभी डेफिनेशन, तीनों थ्योरीज का जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही है कि मैनेजमेंट वो एक्टिविटीज हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था, सिस्टमैटिक, एक सिस्टम है और एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर गिवन है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो जो चीजें होनी है। इसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये सारे स्टेप्स आ रहे हैं, जिसमें फिजिकल और ह्यूमन, यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, व्यक्ति और पदार्थ दोनों के साथ कार्य किया जा रहा है। किस तरीके से, द मैनर दैट द सेट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं वो उद्देश्य सबसे बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर तरीका उद्देश्यों को प्राप्त करने का तैयार हो जाए। अल्टीमेट जो बात आती है यहां पर भी वो यही आती है कि हमने स्टार्टिंग में जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, हमें अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए उन ऑब्जेक्टिव को बेस्ट वे में प्राप्त करना है। ये था मैनेजमेंट। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कि कार्य क्या है। अगर मैनेजमेंट के देखे जाएं तो पहले बात आ जाती है प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले जब हम उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, एक सीक्वेंस देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी प्लानिंग में आ जाती हैं। हिंदी में कहें तो नियोजन, कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन, स्टाफिंग। तो हम प्लानिंग में जो चीजें लेकर चलते हैं, जो नियोजन में लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीजें यही आती हैं कि कहां से स्टार्ट करना है। पूरी प्लानिंग किस समय, स्थान, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हम पहले से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है वो वही है उद्देश्य निर्धारित करना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, क्यों करना चाहते हैं हम। फिर ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्था, जो जो चीजें हमारे पास हैं उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में देखा जाए, क्या क्या चीजें हमारी क्या क्या यूज में आ सकती है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना। फिर कोऑर्डिनेशन,
एक दूसरे के साथ सहसंबंध स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेटिंग, प्रेरणा प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, खुद को भी और जो हमारे साथ वाले हैं उनको भी। फिर डायरेक्शन, दिशा प्रदान करना, स्टाफिंग, क्योंकि कार्य एक अकेले व्यक्ति से नहीं है, समूह के साथ है, तो अपने साथ वालों को भी जोड़ना ताकि हमारे उद्देश्य प्राप्त हो सके। कंट्रोलिंग, ये भी एक फैक्टर है कि जो चीजें हमारे पास है, जो व्यक्ति हमारे पास है, उन्हें कंट्रोल भी करना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स भी प्राप्त करने हैं। देन बजटिंग, फाइनेंस इकोनॉमिकल होना चाहिए। देन डिसीजन मेकिंग, अपने डिसीजंस तैयार करना, और इनोवेशंस, कि ठीक है ये चीजें हैं लेकिन हम इसमें और नया क्या कर सकते हैं। जो नयापन, वो जो इनोवेशन हम कर रहे हैं, डिस्कवरी हम कर रहे हैं, कुछ नया ज्ञान ढूंढने के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब इसमें आते हैं। फिर बात आती